बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में जो हमारी डैफोडिल्स थी, इसकी एक्सरसाइज को हम यहाँ तक कवर कर चुके थे। आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसकी जो है उसको कवर करेंगे और इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ अच्छे से डिटेल में मैं बता सकूँ। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ मैं भी मेंशन कर दूं कि हो सकता है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ से थोड़ा सा इरिटेट हों। मैं चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, वीडियो थोड़ी सी इस वजह से लंबी हो जाएगी, बार बार एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जब तक इन्हें अच्छे से डिटेल से ना समझा जाए समझ नहीं आती। ठीक है, तो पहले हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने इन सवालात के जो है वो आंसर्स देने हैं। आइडेंटिफाई द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प कन्वे द पोएट्स मूड। हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमने जो है इसमें सिमिली को जो है वो डिफ़ाइन करना है। अब सिमिली क्या होती है, हमने एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन उनका करते हैं, तो वो होती है सिमिली। ठीक है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम लाइक या एज इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो ये है सिमिली। अब हमने ये देखना है कि जो पहली लाइन थी, जैसे कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये जो यूज़ की गई है, ये किस तरह से जो पोइट का मूड था उस वक्त, वो हम तक जो है वो किस तरह से कन्वे करता है कि किस तरह से जो है था वो पोइट उस वक्त फील कर रहा था। तो सिमली थी आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। हमें कैसे पता चला कि ये सिमली यूज़ हुई है? ठीक है, हमें यहाँ एज से पता चला क्योंकि लाइक या एज ये वो वर्ड्स हैं जिनसे हम सिमली जो है बेसिकली बनती है। अब शायर ने क्यों कहा था इट शोज़ द पोइट फेल्ट अलोन लाइट एंड ड्रिफ्टिंग। देखिए, यहाँ पे शायर ने बताया कि आई वंडर्ड, ठीक है, कि मैं जो है वो भटकता रहा एज अ क्लाउड, बिल्कुल एक बादल की तरह। जैसे जो बादल है वो बगैर किसी मकसद के इधर उधर जो है वो मूव करते हैं, तो जो पोइट शायर था उसने बिल्कुल अपना जो है वो कंपैरिजन क्लाउड के साथ किया, बादल के साथ किया, कि जिस तरह से बादल बगैर किसी मकसद के यहाँ से वहाँ भटकते हैं, मूव करते हैं, मैं भी बिल्कुल उसी तरह से भटकता रहा, फिरता रहा। अब अपना कंपैरिजन किससे किया? बादल से किया। तो देखें सिमिली यहाँ पे यूज़ हो गई ना, एज का भी इस्तेमाल किया गया और बादल की तरह अपनी सिचुएशन जो शायर ने थी वो बयान की। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो पोइट है वो फेल्ट अलोन, वो अकेला फील करता था, लाइट एंड ड्रिफ्टिंग लाइक अ क्लाउड, बिल्कुल एक बादल की तरह, टिल ही सा द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स जो नरगिस आबी के फूल थे, उन्हें देखने से, यानी कि पहले उसकी सिचुएशन ये थी, लेकिन जैसे ही डैफोडिल्स फूल देख लिए शायर ने, विच चेंज हिज मूड टू हैप्पीनेस, तो फ़ौरन से जो उसका मूड था वो हैप्पीनेस, खुशगवार में चेंज हो गया। द सेकंड क्वेश्चन दैट वी हैव इज फाइंड टू एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, हाउ डज दिस लिटरेरी डिवाइस इन्हेंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैफोडिल्स। यहाँ पे जो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है हमने वो बताना है, इसकी हमने 2 एग्जांपल्स देनी है और किस तरह से ये लिटरेरी डिवाइस जो है उसकी डिस्क्रिप्शन को इन्हेंस करती है। देखिए, पर्सोनिफिकेशन का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो पर्सोनिफिकेशन है ये बेसिकली जो कि बेजान चीज़ें हैं, जानवर, एनिमल हैं, ये नेचर की कोई ऐसी नेचर को इंसानों जैसी जो है ना वो खसूसियत देना, इंसानों जैसी जो है वो क्वालिटीज़ देना, ये पर्सोनिफिकेशन है। मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे जानवर हैं वो डांस नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर सकते, वो खिलखिला के हंस नहीं सकते, दरख्त जो हैं वो डांस नहीं कर सकते। यानी कि इंसानों वाले, मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं कि अगर इंसानों वाले कोई ऐसे काम जो कि ये चीज़ें जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, इस तरह की चीज़ें अगर ये काम करें इंसानों वाले, तो आप समझ लें पर्सोनिफिकेशन। ठीक हो गया। इसके ये भी यहाँ से भी हिंट याद रख लें। देखिए, पर्सन मतलब इंसान, तो इंसान के जितने काम हैं वो अगर ये चीज़ें करें तो समझ लें कि ये पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे देखें, जो नज़्म थी उसमें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल क्या किया गया था, ये देखिए,
fluttering and dancing in the breeze, tossing their heads in sprightly dance। अब यहाँ पे जो डैफोडिल्स थे उनके बारे में बात की गई कि वो हवा में जो है वो अपने जो है वो सर को लहरा रहे हैं और शानदार डांस कर रहे हैं, मूवमेंट हल्की हल्की कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। तो देखिए ये जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह की मूवमेंट नहीं कर सकते, ये तो इंसान के काम है ना, मतलब कि इंसानों की ये एक है मूवमेंट है ये। तो ये देखिए फ्लावर्स को कहा गया, तो इसी तरह से हमें पता चला कि ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। दिस मेक्स द डैफोडिल्स सीम अलाइव। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो डैफोडिल्स हैं वो अलाइव हैं, जिंदा हैं, जॉयफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, जॉयफुल हैं एंड फुल ऑफ एनर्जी के साथ हैं, ज़िंदगी तवानाई से भरपूर हैं। हेल्पिंग द रीडर, अब ये जो रीडर जो पढ़ने वाला है उसकी मदद करते हैं। इमेजिन देम एज चेयरफुल कंपेनियंस, इस तरह की जो वर्डिंग शायर ने यूज़ की है वो करने से जो रीडर हैं उनको ये हेल्प हुई है कि वो अब ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जो ये डैफोडिल्स हैं ये बहुत ज़्यादा चेयरफुल हैं। ठीक है, चेयरफुल हैं यानी कि खुश मिजाज जो हैं, कंपेनियन है, ये साथी हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the purpose of the hyperbole in the poem? How does it affect your understanding of the poet's experience? यहाँ पे जो hyperbole का इस्तेमाल किया गया है poem में, इसका मकसद क्या था और किस तरह से ये जो poet ने उस वक़्त experience किया था वो हमारी understanding को affect करता है। ठीक है, तो hyperbole जो poem में इस्तेमाल की गई है वो है 10,000 saw I at a glance। हाइपरबोल बेसिकली किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना है। अब ये देखें उसने क्या कहा कि मैंने 10,000 देखे एक ही नज़र में। देखें ये नामुमकिन बात है, आप एक नज़र में मसलन अगर देख लें तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपने 10,000 देखे हैं। अब देखेंगे यहाँ से जो शायर ने बात को बढ़ा के इस्तेमाल किया, क्यों किया देखें। This exaggeration shows how amazed and overwhelmed he felt। अभी हम ये बता रहा था कि शायर इतना खुश था कि उसने अपनी खुशी में बताया कि वो फ्लावर्स इतने ज़्यादा थे। It helps the reader understand the huge impact the scene had on him। इससे हमें ये पता चला कि वो जो सीन था जो शायर ने देखा था, देखिए ओवरवेल्म्ड मतलब है कि इतने जज्बात और एहसास से भर जाना कि संभालना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे शायर ने जब वो फ्लावर्स को देखा तो देख के उसने ये लाइन कही जिससे हमें ये पता चला कि उसने बहुत ज़्यादा तादाद में उनको देखा। एक्सप्लेन द मेटाफर, अब हमने मेटाफर का बताना है। अब मेटाफर उसमें क्या इस्तेमाल हुआ था, दे फ्लैश अपॉन दैट इन वॉट आई। What does this tell you about the poet's memory of the daffodils? हमने अब इसमें मेटाफर का बताना है जो कि ये इस्तेमाल हुआ है, और हमने ये भी बताना है कि किस तरह से इसने जो पोइट की मेमोरी थी, याददाश्त थी, उसको डैफोडिल्स में जो है वो बयान किया। अब हमने वो बताना है उसकी डैफोडिल्स की। अब देखिए मेटाफर था दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, इसका मतलब है कि डैफोडिल्स सडनली अपीयर इन द पोइट्स माइंड और इमेजिनेशन, के जो डैफोडिल्स थे वो अचानक शायर के माइंड में, उसकी इमेजिनेशन में, उसके तसव्वुर में आ गए थे। इट टेल्स अस, ये बताते हैं दैट द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स, कि जो नरगिस आबी के फूल हैं इनकी जो मेमोरी है, याददाश्त है, इनकी याद है, इज़ विविड एंड लाइवली, यानी कि वो बिल्कुल क्लियर है। ब्रिंगिंग हिम जॉय वेन एवर ही रिकॉल्स दैम, वो उसके लिए खुशी लेकर आती हैं जब भी वो उसको याद करता है। इवन व्हेन ही इज़ अलोन और फीलिंग थॉटफुल, हत्ता कि जब वो अकेला भी हो। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मेटाफर क्या है, मेटाफर ये भी दो चीज़ों का मुवाजना ही है, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर ही इसमें किया जाता है। सिमिली में भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, मेटाफर में भी, लेकिन डिफरेंस क्या है। मेटाफर में हम लाइक, और इसको बेशक आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं। जो मेटाफर है ना इसमें हम लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। मसलन अगर मैं बोलूँ टाइम इज़ मनी, अब देखें मैं टाइम जो है वो मैंने मनी के साथ कंपेयर किया। मनी क्या है, मनी मतलब पैसा, पैसा कीमती होता है, दौलत कीमती होती है, तो वक्त को भी कहा गया कि वक्त भी क्या है, वो कीमती है दौलत की तरह। अब मैंने बोला कि टाइम इज़ मनी, कि जो वक्त है वो पैसा, उसे मैंने कहा, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट उसको कह दिया, ये मैंने मेटाफर बोला। लेकिन अगर इसे मैं सिमिली में बताती तो कैसे मैंने कह रहा था, टाइम इज़ जस्ट लाइक एज मनी, ठीक है ना। मसलन कि मैंने एक तरह से आपको कंपैरिजन करके बताया, लाइक और एज का इस्तेमाल आ जाए तो सिमिली, और अगर ना हो जैसे ही इज़ अ लाइन, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि वो मेटाफर। अगर मैं कहती ही इज़ जस्ट लाइक एज अ लाइन,
ठीक है ना, तो वो होना था सिमिली होना था वो। अब यहाँ पर देखें ये जो मेटाफर इस्तेमाल किया गया है ये इसका क्या मतलब है, मैं अब इसको थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए शायर ने ये बताया कि जब भी डैफोडिल्स का जो था ख्याल उसके दिमाग में आता था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, अपनी सारी परेशानी को वो भूल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो देखें ये इनवर्ड आई है ना, यहाँ पे ये जहन की आँख इसको कहा गया बेसिकली, ये मेटाफर में इस्तेमाल हुआ है। शायर ने ये डायरेक्ट नहीं कहा लेकिन उसने मेटाफर में उसको इन्वॉल्व करके कहा। जैसे देखिए माइंड है, माइंड इज़ लाइक एन आई, लेकिन शायर ये नहीं कह रहा, वो उसको मेटाफर में कह रहा है, ठीक है। कि जब भी वो कह रहा है कि मैं फ्लावर्स को देखता हूँ या जब भी ये अचानक मेरे जहन में ज़ाहिर होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी हकीकी आंखों से इनको देख रहा हूँ, इससे उसकी यादें ज़िंदा और वाज़िया लगती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। Identify an example of alliteration in the poem. How does it contribute to the musical quality of the poem? ठीक है, अब यहाँ पे जो alliteration है वो हमें कहा गया कि इसकी हमने एग्जाम्पल बतानी है और किस तरह से इसने म्यूज़िकल क्वालिटी में जो है वो रोल प्ले किया। अच्छा, म्यूज़िकल क्वालिटी में कैसे, अक्सर आपने गौर किया होगा कि हम कोई भी गज़ल, नज़्म, कोई भी शेर पढ़ते हैं तो हमें वो वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जिसके लास्ट के वर्ड्स जो राइम्स आप मिलता हो, मैं आपको आसान अल्फाज में जैसे लास्ट के वर्ड्स मिलते हो ना, वो बड़ी एक रिथम सा बनता है, कोई सॉन्ग भी हो। तो बेसिकली जब एलिट्रेशन का इस्तेमाल होता है इसमें भी ये होता है। जैसे देखें बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, अब देखें यहाँ पे ये वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब इसमें जो बी साउंड है ये सॉफ्ट म्यूज़िकल रिथम पैदा कर रहा है जो कि इस पोइम को प्लीजेंट खुशगवार बनाते हैं रीड करने के लिए, ठीक है। तो अलिट्रेशन आपको क्लियर हो गया कि अलिट्रेशन में क्या हम करते हैं कि किसी भी चीज़ को रिथम उसमें लाने के लिए, म्यूज़िकल क्वालिटी लाने के लिए हम अलिट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इमेजरी वर्ड्सवर्थ यूजेस टू कंपेयर द डैफोडिल्स टू स्टार्स। हमने इमेजरी का बताना है जो कि वर्ड्सवर्थ ने इस्तेमाल की है किसको कंपेयर करने के लिए, डैफोडिल्स को स्टार के साथ कंपेयर करने के लिए। व्हाट अफेक्ट डज दिस कंपैरिजन हैव ऑन द रीडर, जो शायर ने ये कंपैरिजन किया है डैफोडिल्स का स्टार्स के साथ, ये कंपैरिजन रीडर के ऊपर क्या अफेक्ट करता है। Wordsworth compares the daffodils to the stars that shine and twinkle on the Milky Way. डैफोडिल्स का किस तरह से कंपैरिजन किया है, शायर ने कहा कि जो सितारे हैं चमकते हैं एंड ट्विंकल चमचमाते हैं ऑन द मिल्की वे के कशाम में। दिस इमेजरी हेल्प्स द रीडर पिक्चर द फ्लावर्स एज ब्राइट। अब ये जो पिक्चर है ये रीडर की मदद करती है समझने में कि जो फ्लावर्स हैं वो ब्राइट हैं, चमकते हैं, काउंटलेस हैं यानी बेतहाशा हैं, लातादाद हैं, एंड हेवनली, मेकिंग द सीन फील मैजिकल एंड पीसफुल। तो ये जो सीन है ये बहुत ज़्यादा मैजिकल और फिर पीसफुल जो है इस मंज़र को बनाता है। सितारे आसमान पे रात को टिमटिमाते हैं, बेतहाशा होते हैं, और इसी तरह से जो फ्लावर्स हैं वो भी सेम इसी तरह से कि बेतहाशा हैं। और ओके यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दोबारा आई थिंक ये मे बी शायद आपको ये मेटाफर का मुझे लगा कि मैं थोड़ा मज़ीद इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। देखिए जब हम किसी इनवर्ड आई, मैं आपको समझा दी, देखिए आई मतलब आँख से हम देखते हैं, लाइक जैसे कि अभी आप ये वीडियो मेरी मोबाइल पे, लैपटॉप, टैबलेट जहाँ देख रहे हैं, आँख से आप इसको अपनी देख रहे हैं, आपको चीज़ें सामने फिजिकल नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अब देखें शायर ने ये फूल जो थे ये देख चुके थे, ठीक है। अब बाद में आप एक एग्जांपल ले लें, कोई 5 साल बाद, 10 साल बाद जब दोबारा ये उन्होंने उस मेमोरी को दोबारा रिकॉल किया तो उन्होंने देखिए हम कोई भी चीज़ है वो हमारे माइंड में जाकर स्टोर होती है ना, दिमाग में, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। आई होप कि मैं थोड़ा क्लियरली आपको उसमें एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं सिर्फ आपको अब साइंस में ना जाइएगा, मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखें कोई भी अगर चीज़ है वो हमारे सबसे पहले माइंड में आती है, हम उसको सोचते हैं। अच्छा अब हम जब उसको सोचते हैं, अच्छा हम उस कोई भी इवेंट होता है हम उसको रिकॉल करते हैं, अच्छा हमने वहाँ ऐसा किया था, ये हमारे सामने वो एक तरह से पिक्चर चलती है, राइट। तो वो एक पिक्चर वो हमारे माइंड में होती है ना, तो सेम इसी तरह से राइटर ने भी अपने माइंड का इस्तेमाल किया। बेसिकली वो अपने दिमाग से उसको बता रहा है कि मैं वैसे देख रहा हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ पे अपने बता नहीं रहा, लेकिन वो माइंड का कंपैरिजन अपनी आई के साथ कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो क्लियरली डैफोडिल्स को देख रहा है, अपने माइंड में सोच रहा है उनको, लेकिन वो हमें बता नहीं रहा, क्लियरली उसमें नहीं मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा है कि मैं जो हूँ वो अपने इनवर्ड आई के साथ उसको देख रहा हूँ।
Next we have choose appropriate words and phrases for effective comparison। हमने यहाँ से जो है वो phrases को चूज़ करना है और appropriate words को जो है मुनासिब अल्फाज को चूज़ करना है। बेसिकली ये ऑप्शन MCQs टाइप है। अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो ये phrases हैं ये है क्या। बेसिकली देखिए जो फ्रेज़ है ना ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे कि इसमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। कंप्लीट सेंटेंस यानी कि जैसे आई वेंट टू द गार्डन और आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे हमें कंप्लीट एक मैसेज कन्वे हो रहा है, पता चल रहा है कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। अगर बात की समझ हमें नहीं आती तो वो हमारा फ्रेज़ है। जैसे देखें टू द गार्डन, ये टू द गार्डन क्या है हमें इसकी समझ नहीं है, ठीक है। तो फ्रेज़ वो है जो कंप्लीट हमें मैसेज कन्वे ना करे। द फर्स्ट वन है सिमली। सिमली क्या है, मैंने आपको बताया था कि सिमली हम लाइक और एज़ इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली दो चीज़ों का आपस में ये कंपैरिजन इसमें किया जाता है, लेकिन लाइक और एज़ यानी कि इसमें जो है मुशाबा यानी कि दो चीज़ों का आपस में मिलना। जैसे देखें द बेबीज़ स्किन वाज एज सॉफ्ट एज डैश, बेबी की स्किन इस तरह से सॉफ्ट थी जैसे। हमें यहाँ से देखिए एक तो यहाँ पे एस का वर्ड आ गया, इससे समझ आ गई कि यहाँ पर जो है वो सिमली का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब सॉफ्ट है, किस तरह से सॉफ्ट है, अब हमने इसका मतलब है कि सॉफ्ट देखना है। देखिए जो रॉक चट्टान हार्ड है, सैंड पेपर ये भी हार्ड है, जो सिल्क है ये सॉफ्ट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बिल्कुल सिल्क आएगा और ये हमारी यहाँ पे सिमली यूज़ हुई है। वुड लकड़ी है तो उसका इस्तेमाल तो यहाँ पे हरगिज़ नहीं होगा। पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन वो है, मैंने ये भी बताया था कि इसमें आपने ये देखना है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें हैं उनको जब इंसानों वाली क्वालिटीज़ मिले, जो इंसान काम करते हैं जब उनको वो दिए जाएं तो समझ लें कि ये पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। जैसे देखें द विंड डैश थ्रू द ट्रीज विस्परिंग सीक्रेट्स, जो विंड हवा थी वो क्या करते हुए ट्रीज़ के पास जो थी विस्परिंग सीक्रेट्स भी जो थे उसकी सरगोशी कर रही थी सीक्रेट्स की, ठीक है। अब इसमें जो है वो क्या आएगा, अब इसमें देखिए इसमें डेंस्ड ये वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोल। हाइपरबोल जो है वो क्या है, हाइपरबोल बेसिकली बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो है वो बताना है, ये है हाइपरबोल। आई वॉज सो हंग्री कि मैं इतना जो है वो भूखा था या भूखी थी, दैट आई कुड ईट अ डैश कि मैं डैश खा सकती थी या खा सकता था। अब आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के क्या बयान किया गया है, हॉर्स, यानी कि इतनी मुझे भूख लगी थी कि मैं हॉर्स तक जो है वो खा सकता था। तो ये इस तरह से इसमें हाइपरबोल है। इमेजरी इसमें क्या है, द स्काई वॉज पेंटेड विद ह्यूज ऑफ पिंक एंड डैश एज द सनसेट, जो स्काई आसमान था वो पेंटेड हुआ था किसके साथ, विद ह्यूज। अब यहाँ पे ह्यूज क्या है, इसका मतलब है कलर्स, शेड्स, ये है ह्यूज ऑफ पिंक, एक तो पिंक के साथ, एंड डैश एज अ सनसेट, यानी कि जब सनसेट हुआ तो आसमान जो था वो कौन से कलर्स के साथ, कौन से शेड जो थे उनके साथ पेंट हुआ था। एक उसमें पिंक था और एक उसमें जो है वो ये ऑरेंज था। ओके, द नेक्स्ट दैट वी हैव इज नेक्स्ट वी हैव मेटाफर। मेटाफर में हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, मगर इसमें हम लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते, मगर डायरेक्ट हम उसके साथ उसको लिंक कर देते हैं। जैसे देखें टाइम इज़ अ ग्रेट डैश, टाइम एक बहुत अजीम क्या है, एक हीलर है, ठीक है। अब इसमें आप गौर करें, देखिए अगर यहाँ ऐसा आता टाइम इज़ एज अ तो फिर सिमली का इस्तेमाल होना था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आया कि टाइम क्या है, एक हीलर है। जैसे मसलन एक अगर बात होती कि जो है वो ही इज़ अ लाइन, तो देखिए उसे ये नहीं कहा गया कि ही इज़ एज लाइक अ लाइन, ठीक है। ये है मेटाफर, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। एजोनेंस जो है इसमें हम वॉवल्स को देखते हैं कि इसके जो करीब अल्फाज होते हैं, देखिए इसमें रेपिटेशन होती है वॉवल साउंड की नियर बाय वर्ड्स में। अब हम अगर गौर करें तो यहाँ पे आप देखें, जैसे देखें लेज़ी में भी ए जो है वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है, एक मिनट मुझे इसको फिक्स करने दें, ठीक है। लेज़ी में देखें जैसे ए आ रहा है, ये हमारा जो है वो वॉवल में जा रहा है, यहाँ पे ये भी ए, देखें ये ए। तो ये इस तरह से अगर एजोनेंस हमने पढ़ा कि वॉवल इसमें जो है इसके उसके रिपीट उसको किया जाता है, तो इसी वजह से हम देखें कैट
कि लेज़ी कैट जो थी वो सेट ऑन अ मैट के ऊपर वो बैठी थी, इसलिए हमने कैट को चूज़ किया। नेक्स्ट अब देखें एलिट्रेशन है, ये क्या है, ये भी रिपीटेशन है मगर ये किसकी है, कॉन्सोनेंट साउंड की है, स्टार्ट ऑफ द वर्ड, जो वर्ड बिल्कुल जो स्टार्ट होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल जो है वो स्टार्ट होता है। अब गौर करें, अब यहाँ पे देखें ई, यू, कलर, ओ, अब अगर हम इनको बोलेंगे तो इसमें वोवल साउंड आएगी, जबकि यहाँ पे देखिए सी एल क्लीन, तो हम इसको चूज़ करेंगे। स्टेटमेंट थी द कोल्ड क्रिस्प डैश स्नो क्रंच्ड अंडर फुट, के जो बहुत ठंडी क्रिस्प और क्लीन स्नो थी वो अंडर फुट क्रंच्ड हुई। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये जो वर्ड है इनकी मैंने ऊपर इसको किस तरह से प्रोनाउंस करती हैं, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म है। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सीमोरॉन, इनकी मैंने प्रोनाउंसिएशन भी राइट कर दी है ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। अब मैं अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि यूफेमिज्म क्या है, यूफेमिज्म वो है जिसमें हम जो है वो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है कि हमें कुछ हार्श वर्ड्स जो हैं, बहुत तल्ख अल्फाज जो हैं हमें वो अगर बोलने पड़े, तो हम उनकी जगह पे नहायत मुनासिब मीठे नर्म अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला जो सुनने वाला है उसको बुरा ना लगे। ये है यूफेमिज्म। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बुक पे क्या है, यूफेमिज्म इज़ अ माइल्ड और एन इनडायरेक्ट वर्ड और एन एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर वन कंसिडर टू बी टू हार्श और ब्लंट, यानी कि जो यूफेमिज्म है ये बहुत माइल्ड, बहुत हल्का और एक इनडायरेक्ट एक एक्सप्रेशन है वर्ड्स का जो कि समझा जाता है बहुत ज़्यादा हार्श और ब्लंट। When referring to something unpleasant or embarrassing, जब कुछ बहुत नाखुशगवार और embarrassing कहना होता है तब इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि उस वक्त वर्ड्स को जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट वे में जो है वो बयान किया जाता है। जैसे देखें एग्जांपल है, जैसे अगर पास्ट वे कह दिया जाए बजाय इसके कि डाइट वो मर गया, लेट को कह दिया जाए बजाय इसके कि फाइड आप जॉब से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, अब सीनियर सिटीज़न इंस्टेड ऑफ ओल्ड पर्सन, अब ये अगर कहा जाए ओल्ड पर्सन है, ये बूढ़ा आदमी है, तो इसकी बजाय अगर सीनियर सिटीज़न कहा जाए तो बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बात कन्वे भी हो जाती है। और इस तरह से यूफेमिज्म का इस्तेमाल किया जाता है कि हम हार्श और ब्लंट टाइप के जो वर्ड हैं उनको अवॉइड करके बहुत माइल्ड वे के जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है यूफेमिज्म। यूजेज एंड इफ़ेक्ट है इसमें, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका मकसद क्या है और इसका फिर फ़ायदा क्या होता है। पर्पज़ इसका ये है कि यूफेमिज्म आर यूज टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन, इसका इस्तेमाल किया जाता है नरम करने के लिए जो इम्पैक्ट तासुर है उसको, नाखुशगवार जो मालूमात है उसके लिए, और टू अवॉइड ऑफेंडिंग और अपसेटिंग द ऑडियंस, यानी कि बचना है, बचाव करना है। किससे बचाव करना है कि जो ऑडियंस है वो नाराज़ ना हो, वो अपसेट ना हो, इस तरह के तासुर को बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अफेक्टिव इसमें क्या आएगा, दे मेक कम्युनिकेशन मोर पोलाइट, अब इससे क्या होगा कि ये जो बातचीत है उसको ये मज़ीद पोलाइट करेंगे, नर्म करेंगे। एंड कैन हेल्प टू मिटिगेट इमोशनल रिस्पॉन्सेस, और हेल्प करेंगे मिटिगेट करने के लिए जो इमोशनल जो जज्बाती रिस्पॉन्स हैं उसमें। अब मिटिगेट का मतलब इसमें क्या है, टू मेक समथिंग लेस सीवियर सीरियस और पेनफुल, यानी कि ये वो है जो कोई भी सीरियस सिचुएशन को कम पेनफुल करती है, उसको सीरियस कम करती है। ठीक है, तो हमने भी ये पढ़ा कि जो है यूफेमिज्म है ये हार्श और ब्लंट टाइप की जो या अपसेट ऑडियंस को करने वाले जो अल्फाज हैं उनसे हमें बचाता है, क्योंकि हम इसमें फिर सॉफ्ट टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि यूफेमिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। अब ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कंबाइन करती है, मिलाती है कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स वो वाले हैं जो कि बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग हैं, जिनमें मिसाल के तौर पे अब देखें, अगर कोल्ड और हॉट देखें बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ठीक है, ये जो है एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होते, जैसे दिन और रात, अच्छा और बुरा,
बैड एंड गुड, ठीक है। तो ये है ऑक्सीमोरॉन। यूफेमिज्म क्या था, उसमें हम हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बहुत सॉफ्ट और पोलाइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ऑक्सीमोरॉन क्या है, इसमें हम ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से एग्री नहीं करते। एग्जाम्पल है, जैसे देखिए बिटर स्वीट। अब यहाँ पे जो बिटर स्वीट है, बिटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शार्प, कोई कड़वी चीज़, मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। स्वीट मतलब शुगर है, अच्छा टेस्ट है। लेकिन जब हम इनको मिलाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसा जो खुशगवार भी है और एट द सेम टाइम वो सैड भी है। देखिए अब दोनों वर्ड्स आपस में क्या थे, वो मुताबिकत नहीं रखते थे। अब नेक्स्ट देखिए डेफनिंग साइलेंस है। अब अगर हम इसका सेपरेट मीनिंग देखें डेफनिंग का, ये इतना है कि लाउड, इतनी आवाज़ है कि आप कुछ और सुन ही नहीं सकते, ये है डेफनिंग। जबकि साइलेंस जो है वो कंप्लीट साइलेंस है। लेकिन जब इनको मिला दिया जाता है तो इसका मीनिंग क्या बनता है, अ वेरी डीप और स्ट्रॉन्ग साइलेंस। इतना डीप और स्ट्रॉन्ग साइलेंस के पावरफुल लगे। अब आप गौर करें कि इनका आपस में किस तरह से देखें हो रहा है कि कहाँ पे जब हम सेपरेट वर्ड को देख रहे हैं उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है, लेकिन जब हम इनको मिला रहे हैं तो मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। अब देखिए जंबो श्रिम्प। अब इसका भी मीनिंग आप गौर करें कि जंबो मतलब वेरी बिग, जबकि श्रिम्प इसका मतलब है वेरी स्मॉल सी एनिमल है। जब हमने मिलाया तो बना कि समथिंग स्मॉल, कुछ ऐसा जो बहुत छोटा है, बट डिस्क्राइब्ड एज बिग। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो है तो बहुत छोटी मगर वो बयान की जा रही है बहुत बड़ी। तो ये ह्यूमर इफ़ेक्ट के लिए, कि एक तंज़ो मिज़ाह के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीमोरॉन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट ड्रामेटिक इफ़ेक्ट, एक ड्रामा, एक इफ़ेक्ट जो है असर डालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाईलाइट कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कन्वे डीपर मीनिंग थ्रू कॉन्ट्रास्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बहुत ज़्यादा डीपर मीनिंग जो हैं उनको हम इसमें कन्वे करते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट क्या आता है कि दे प्रोवोक थॉट एंड कैन एम्फसाइज द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ सर्टेन कंसेप्ट्स और सिचुएशंस। ये अच्छा, यहाँ पे जो प्रोवोक है, प्रोवोक का मतलब है समवन थिंक और फील। प्रोवोक यानी कि राइटर मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह की एग्जांपल दे रहा है कि जो रीडर को मजबूर कर दे सोचने पर, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये इसका एम्फसाइज में क्या आएगा, मिटिगेट का, कि मल्टीफेसेटेड का, कि हैविंग मैनी साइड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा, ये पर्सन है, कोई चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा साइड्स हैं, शेड्स हैं, तो ये मजबूर कर दे कि हम उसको उस कंसेप्ट से भी सोचें, देखें। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी देखें, हमने जब देखा कि स्वीट का मीनिंग तो मीठा है और बिटर का कड़वा, लेकिन जब हमने इनको मिलाया तो क्या बना कि कुछ ऐसी चीज़ जो एट द सेम टाइम हैप्पी भी और एट द सेम टाइम सैड भी है। तो आई होप कि आपको ऑक्सीमोरॉन समझ आ गया होगा। हम इसको ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जो है वर्ड्स इसके जो है आपस में जो है वो एग्री नहीं होते, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। जबकि यूफेमिज्म का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हार्श वर्ड्स का जो है रिएक्शन उसको कम करके सॉफ्ट, एक तरह से पोलाइट वे में जो है उनका इस्तेमाल किया जा सके। यूफेमिज्म इन कॉन्टेक्स्ट। द पोएम डेफोडिल डज नॉट कंटेन यूफेमिज्म। देखिए पोएम में तो यूफेमिज्म है ही नहीं था, क्योंकि राइटर ने कोई भी इस तरह का जो है वो हार्श वर्ड यूज़ ही नहीं किया था, बिकॉज वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज इज़ डायरेक्ट एंड फोकस्ड ऑन द ब्यूटी एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल सीन। देखें वर्ड्सवर्थ ने तो उसको यूज़ ही नहीं किया था, क्योंकि उसका फोकस तो बिल्कुल कुदरती मंजर जो थे उन्हीं की तरफ था। देयर इज़ नो नीड टू सॉफ्टन और इनडायरेक्ट रेफरेंस एनी हार्श और अनकंफर्टेबल टॉपिक्स। इस वजह से इसमें किसी भी सूरत कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई ऐसे वर्ड जो राइटर ने इस्तेमाल किया जिसे हमें सॉफ्ट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ता। ऑक्सीमोरॉन क्या इसमें था, द पोएम डज नॉट यूज़ ऑक्सीमोरॉन बिकॉज वर्ड्सवर्थ एम्स। इसमें पोएम में कोई भी ऑक्सीमोरॉन नहीं था, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ था उसका एम, मकसद था टू क्रिएट अ हारमोनियस एंड अपलिफ्टिंग इमेज ऑफ नेचर। क्योंकि उसका मकसद ये था कि कुदरत की जो नेचर की इमेज है जो कि अपलिफ्ट करे और उसमें हम आहंगी भी हो। द यूज़ ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। लेकिन
जो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं वुड कन्फ्लिक्ट विद द पोएम्स टोन एंड पर्पस। अगर इसमें राइटर वो यूज़ करता तो वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती, आपस में वो मुताबिकत उनकी नहीं होनी थी। विच इज़ टू सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड द जॉय फाउंड इन द नेचुरल वर्ल्ड। क्योंकि पोएम तो सिंपल थी, उसका तो सिंपल मीनिंग था कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि नेचर के बारे में बात की जाएगी। सिर्फ इस वजह से इसमें ऑक्सीमोरॉन भी नहीं था और यूफेमिज्म भी नहीं था। अगर कोई बहुत हार्श या आप ये कह लें कि एक सोशल टॉपिक के ऊपर अगर ये पोएम होती तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फिर राइटर जो है वो यूफेमिज्म का इस्तेमाल करते हार्श वर्ड्स का इम्पैक्ट कम करने के लिए। अगर ये थोड़ा सा कोई थ्रिलर टाइप की कुछ जो है वो ये स्टोरी होती, पोएम होती, इसमें ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल किया जाता कि रीडर को सोचने पे मजबूर कर देते और इसमें कुछ ड्रामेटिक टाइप कुछ वर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से इसमें ये इसने यूज़ राइटर ने नहीं किया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है, अब हमने क्वेश्चन जो है ये 4 के 4 क्वेश्चन करने हैं, तो अब हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी हैव डिस्कस व्हाई वर्ड्सवर्थ हैज़ चूजन सर्टेन फिगर्स ऑफ स्पीच फॉर अदर्स इन डैफोडिल्स। अब जो राइटर हैं उन्होंने क्यों जो है वो दूसरी फिगर ऑफ स्पीच थी वो डैफोडिल्स में इस्तेमाल की। अब कौन कौन सी की थी, उन्होंने सिमली की थी, पर्सोनिफिकेशन की थी, इमेजरी की थी और वैसे हाइपरबोल भी की थी, अब वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दे हेल्प हिम, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। नंबर 1, शो द ब्यूटी ऑफ नेचर क्लियरली, क्रिएट अ हैप्पी पीसफुल एंड मेक द डैफोडिल्स लुक अलाइव, क्योंकि उन्होंने राइटर की मदद की थी जो खूबसूरती है नेचर की उसको दिखाने में, एक हैप्पी और पीसफुल पुरसुकून जो है वो पुरअमन मूड जो है उसको बनाने में, दिखाने में, जिसने डैफोडिल को क्या किया, लुक अलाइव, जिंदा एंड जॉयफुल। ही डिड नॉट यूज़ हार्श और कन्फ्यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच। राइटर ने जो है वो बिल्कुल भी हार्श या कोई बहुत कंफ्यूज उलझाने वाली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं किया था। बिकॉज द पोएम इज़ अबाउट कम्फर्ट, जॉय एंड कामनेस, क्योंकि जो पोएम थी वो तो सिर्फ और सिर्फ बहुत कम्फर्ट, खुशी और कामनेस के बारे में थी। नंबर 2 है, हाउ वुड यूफेमिज्म और ऑक्सीमोरॉन चेंज द टोन ऑफ द पोएम। किस तरह से जो है वो यूफेमिज्म एंड ऑक्सीमोरॉन जो है वो पोएम की जो टोन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यूफेमिज्म वुड मेक द पोएम सॉफ्टर, यूफेमिज्म पोएम को सॉफ्ट करती, बट अननेसेसरी बिकॉज द पोएम ऑलरेडी हैज़ अ जेंटल टोन, लेकिन पोएम पहले से ही सॉफ्ट टोन में थी। ऑक्सीमोरॉन वुड ऐड ऑपोजिट साइड लाइक सैड, जॉय। तो जो ऑक्सीमोरॉन है वो पोएम में ऑपोजिट आइडियाज़ का जो है वो डालता है, जैसे कि सैड या जॉय, विच माइट क्रिएट कन्फ्यूजन और अ मिक्सड मूड, जो कि जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करती या मिक्सड मूड को जो है वो क्रिएट करती। यूजिंग दैम वुड चेंज द पीसफुल एंड सिंपल ब्यूटी ऑफ द पोएम। तो इससे क्या होना था कि जो पीसफुल और सिंपल ब्यूटी थी वो बिल्कुल जो है वो यूजिंग दैम, इसके इस्तेमाल से क्या हो सकता था कि जो पोएम थी वो सिंपल होती, पीसफुल होती और ख़ूबसूरत बनती, इनका अगर इस्तेमाल किया जाता तो। लेकिन पोएम में ये दोनों नहीं थी, क्योंकि वो पोएम बिल्कुल सिंपल थी, बहुत ज़्यादा नेचर के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में थी, बहुत पहले से ही सॉफ्ट थी, इसलिए इनका इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया। नंबर 3 है, हाउ कैन एन ऑक्सीमोरॉन एट डेप्थ एंड वाई इज़ इट एब्सेंट इन डैफोडिल। किस तरह से ऑक्सीमोरॉन जो थी वो डेप्थ डाल सकती थी और क्यों ये एब्सेंट थी। देखें, ऑक्सीमोरॉन एड्स डेप्थ बाय शोइंग, कैसे उसमें डेप्थ वो डाल सकती थी, मिक्स्ड इमोशंस, यानी कि उसमें वो मिक्स्ड इमोशंस दिखाती, जैसे सैड, हैप्पी, एंग्री, रिलैक्स, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को वो क्रिएट करती, टू अपोजिट फीलिंग जो है टुगेदर वो डालती। लेकिन वो एब्सेंट थी डैफोडिल्स में, क्योंकि द पोएम इज़ सिंपल, जॉयफुल एंड क्लियर, क्योंकि जो पोएम है वो सिंपल है, बिल्कुल जॉयफुल, खुशगवार एंड क्लियर है। देयर इज़ नो मिक्स्ड इमोशन, ठीक है। ओनली प्योर हैप्पीनेस एंड पीस। वर्ड्सवर्थ वांटेड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, क्योंकि जो वर्ड्सवर्थ थे वो सिर्फ क्या चाहते थे, मुकम्मल खुशियाँ चाहते थे, पीस, अमन चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी सीधी डिस्क्रिप्शन रखी नेचर की, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डज़ अ पोइट चूज़ टू यूज़ और नॉट यूज़ यूफेमिज्म, के जो एक शायर है वो क्यों इस्तेमाल करता है यूफेमिज्म को और क्यों नहीं करता। अ पोइट यूजेस यूफेमिज्म
टू सॉफ्टन हार्श आइडियाज़, कि जो शायर है वो यूफेमिज़म का इस्तेमाल तब करता है जब उसने कोई बहुत ज़्यादा हार्श आइडियाज़ को सॉफ्ट करना हो। टॉक अबाउट सेंसिटिव टॉपिक पोलाइटली, जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हसास टॉपिक हैं उनको जो है वो पोलाइटली उनके बारे में बात करनी, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि कोई भी सोशल टॉपिक अगर हो या इस तरह से। अ पोइट डज नॉट यूज़ यूफेमिज़म व्हेन, अब वो कब इस्तेमाल इसका नहीं करता, जब द सब्जेक्ट इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, अगर जो बात है ये टॉपिक है वो पहले से बहुत ज़्यादा मुस्बत है, क्लियर लैंग्वेज है उसकी, कम्युनिकेट्स द मीनिंग बेटर, अब वो जो मीनिंग है उसको क्लियरली बता रहा है। दे वांट टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग डायरेक्टली, तो बिल्कुल ही डायरेक्टली उसकी फीलिंग जो है उसको बताई जा रही है, तो फिर यूफेमिज़म का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड प्रपोजिशन। अब कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है, ये वो फ्रेजेस हैं जो कि एक से ज़्यादा यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड, यानी कि जो एक से ज़्यादा अल्फाज पे जो है वो कंसिस्ट करती हैं। दैट फंक्शन टुगेदर, जो कि एक साथ फंक्शन करती हैं एज अ सिंगल प्रपोजिशन, एक सिंगल प्रपोजिशन के तौर पर। दे ऑफन इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, फॉर, टू, ऑफ, विद, कम्बाइन विद वन अनदर वर्ड और फ्रेज। मैंने फ्रेज़ आपको बताया कि फ्रेज़ वो है जो कि हमें कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता। अब उन्होंने भी ये कहा कि कंपाउंड प्रपोजिशन वो है जो कि फ्रेज़ पे कंसिस्ट होगा, एक से ज़ायद वर्ड पे कंसिस्ट होगा, और क्या है कि ये टुगेदर आएगा सिंगल प्रपोजिशन के तौर पे, और इसमें ये इन, ऑन, एट वाले जो हैं ये वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल अब इसके आप देख लें, जैसे हैं अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मतलब मुताबिक होना, देखिए दिस मीन्स एज स्टेटेड बाय, ठीक है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग होना किसी चीज़ के, जैसे मतलब मुताबिक होना। अकॉर्डिंग टू द टीचर द टेस्ट विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, कि टीचर के मुताबिक कि जो टेस्ट है वो नेक्स्ट वीक होगा। ड्यू टू मतलब की वजह से। दिस मीन्स बिकॉज ऑफ, इसका क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ यानी कि इसका रीज़न है बेसिकली किसी वजह से। द मैच वॉज कैंसल ड्यू टू हैवी रेन, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। दिस मीन्स बिफोर अहेड ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के सामने। द कार इज़ पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस, के जो कार है वो इन फ्रंट ऑफ हाउस के सामने जो है वो पार्क है। अब हमें अच्छा नेक्स्ट और है अभी। ऑन बिहाफ ऑफ, दिस मीन्स रिप्रेजेंटिंग समवन। बिहाफ का मतलब है किसी के मतलब कोई जो है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है मगर किसी के थ्रू उसको कर रहा है, मतलब आई होप कि इसकी समझ आ गई कि जैसे किसी के तौर पे जो है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, पेश करना। शी एक्सेप्टेड द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ टीम, देखें टीम वहाँ पे नहीं थी मगर उसने टीम का जो अवार्ड था वो खुद जो है वो रिसीव किया, तो ये है बिहाफ। इन एडिशन टू, इसका मतलब है अलोंग विद, मतलब मज़ीद और साथ। इन एडिशन टू हिज स्टडीज़ ही आल्सो प्लेस फुटबॉल, यानी कि मज़ीद इसकी स्टडीज़ में भी उसने क्या किया, वो फुटबॉल भी खेलता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है डिस्पाइट, यानी कि इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर दे वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि बावजूद ठंडे मौसम के जो है वो बाहर वॉक के लिए चले गए। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि रीड इज सेंटेंस एंड अंडरलाइन द कंपाउंड प्रपोजिशन, हमने कंपाउंड प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है। अब देखें हमने पढ़ा था, एक तो था अकॉर्डिंग, इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, के उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मीटिंग जो है वो 10 AM पे स्टार्ट होगी। द पार्क इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ, हमने इन फ्रंट ऑफ पढ़ा था कि जो पार्क है वो लाइब्रेरी, जो पार्क है वो बिल्कुल लाइब्रेरी के सामने है। शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर, अपने मैनेजर के बिहाफ पे उसने जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो इसमें ऑन बिहाफ आएगा, हमने क्योंकि इसको भी पढ़ा है। वी वर लेट फॉर द स्कूल ड्यू टू द हैवी रेन, हम स्कूल के लिए लेट हो गए बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश की वजह से। अब इसमें देखिए ड्यू टू आ जाएगा। नेक्स्ट है इन एडिशन टू हिज एकेडमिक वर्क, अपने एकेडमिक उसका जो वर्क था उसके साथ साथ ही पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट, तो उसने स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट किया। अब देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था, आपने देखिए सारे ये याद करने हैं। अब नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, इसमें ये था इन स्पाइट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था।
कि बारिश के बावजूद जो है मैच जो है वो जारी रहा। अब नेक्स्ट हमें ये सेंटेंसेस उन्होंने कहे हैं कि यूज़ द गिवन कंपाउंड प्रपोजिशन टू क्रिएट योर ऑन सेंटेंसेस। हमने इन जो है वो प्रपोजिशन से सेंटेंस बनाने। देखें, अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के मुताबिक, दिस मूवी इज़ वेरी फ़नी, कि ये जो मूवी है ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, तंज़ व मिज़ाज से भरी है। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, अ डॉग इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, डॉग गेट के सामने बैठा है। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब के आई थैंक्ड एवरीवन ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास, अपनी क्लास की तरफ से उसके बिहाफ पे मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। ड्यू टू मतलब की वजह से, द स्कूल वॉज क्लोज ड्यू टू बैड वेदर, जो स्कूल था वो बैड वेदर की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से क्लोज था। इन एडिशन टू होमवर्क, इन एडिशन टू होमवर्क के होमवर्क के साथ, शी हेल्प्ड हर मदर, कि वो अपनी मदर की हेल्प करती है। इन स्पाइट ऑफ द नॉइस, शोर के बावजूद, आई स्टडीड वेल, मैंने बहुत अच्छी स्टडी की। तो यहाँ पे देखें हमने इनको इस्तेमाल करके सेंटेंस अपने जो हैं वो बना लिए हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशनल फ्रेजेस। अब इसमें प्रपोजिशन क्या है इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। प्रपोजिशन शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो है प्रपोजिशन वो रिलेशनशिप शो करता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान। ठीक है, नाउन क्या है, नेम है किसी भी चीज़ का, और प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है, जैसे ही, शी, इट वगैरह। अब इसमें आप इसको भी समझ लें कि ये कैसे यूज़ होता है कि प्लेस की जगह पे अगर हमने किसी चीज़ की प्लेस बतानी है तो हम उसकी लिए जो प्रपोजिशन यूज़ करेंगे वो इन, ऑन, अंडर, बिसाइड। अब गौर करें कि इनसे हमें चीज़ की प्लेस पता चलेगी। इन मतलब अंदर है, ऑन बाहर है, अंडर नीचे या बिसाइड सा। तो इस तरह से हमें जो है ये प्रपोजिशन प्लेस में उसकी पता चलेगी। अगर हमने टाइम देखना हो, टाइम मतलब किसी चीज़ का कि कब वो होगी, तो एट, ऑन, ड्यूरिंग, बिफोर, फिर भी हमें ये वाले वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हमें डायरेक्शन किसी चीज़ की सिमत बतानी हो तो फिर टू, इनटू और ऑन टू, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। फर्दर इसमें देख लेते हैं कि ये रीज़न बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन जब हम इनको किसी भी सेंटेंस में देखते हैं तो वो हमारी प्रपोजिशनल फ्रेज़ बनती है। आई होप कि आपको अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ जो थी वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज़, याद रखिए कि प्रपोजिशनल फ्रेज़ वो है जो कि नाउन या जो प्रोनाउन है उसमें रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, अब कंसिस्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन पे मुश्तमिल होती है। फॉलोड बाय अ नाउन, अब इसमें फॉलोड बाय अ नाउन का क्या मतलब है? देखिए, फॉलोड बाय नाउन का मतलब है कि जो नाउन है वो आता है आफ्टर द प्रपोजिशन। लेट मी ओपन, इसे क्या हो गया, चलें, फॉलोड बाय अ नाउन है जिसका मतलब है कि जो नाउन है वो इसमें जो है वो बाद में आता है। ठीक है, द नाउन कम्स आफ्टर द प्रपोजिशन, के पहले प्रपोजिशन आएगी फिर नाउन आएगा। जैसे इसकी एग्जांपल देख लें, अब इसको मतलब समझ लें कि जब फॉलोड बाय इसका मतलब है कम्स आफ्टर, तो प्रपोजिशन पहले आएगी और जो प्रपोजिशन पहले आएगी जो नाउन होगा वो बाद में आएगा। इसी तरह से अब प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन को भी देख लें कि जो प्रोनाउन है वो वर्ड है जो कि मैंने आपको बताया कि वो हमारा जो है वो नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज़ होता है। इसे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, आई नो की चीज़ें आपको पहले से पता होंगी मगर फिर भी चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करना बेहतर है। प्रोनाउन का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। जैसे एग्जांपल में देखिए, नाउन किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज़ का नेम है। अब अली यहाँ पे नेम है, अगर मैं ये कहूँ अली इज़ माई फ्रेंड, अली इज़ काइंड, अब इसमें अली बार बार रिपीट किया जाएगा तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। जबकि हम अब प्रॉपर प्रोनाउन को इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो अली जो है वही में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉमन प्रोनाउन भी जो कि आपको पता है कि ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, हिम, हर, देम है। और सेंटेंस भी देखें, जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये और ये दे, तो हम इनका जब इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब ये पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, शी हैं। अगर हम पोजेसिव में जाते हैं यानी कि चीज़ पे पोजेशन, मिल्कियत
दिखाना, तो माइन, योर, हिज और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि दिस, दैट, दिस, हम इनको पिछले यूनिट्स में बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको भी एक तरह से रिवाइज करवा दिया है। और अ नाउन फ्रेज़, अब दोबारा से देखते हैं कि प्रपोजिशनल फ्रेज़ वो फ्रेज़ है जो कि प्रपोजिशन पे जो है वो कंसिस्ट करती है, जो कि नाउन से पहले आती है, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज़ जो है उनसे पहले आएगी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन which provides additional information about the time, location, डायरेक्शन, कॉज, मैनर और कंडीशन। मैंने जब यहाँ आपको प्रपोजिशनल फ्रेज़ बताई तो मैंने यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि देखें जो प्रपोजिशन है वो लोकेशन की फॉर्म में भी हो सकती है, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, कॉज, मैनर या कंडीशन इसकी फॉर्म में भी हो सकती है, और ये कि प्रपोजिशन हमेशा पहले आती है, जबकि जो नाउन है, प्रोनाउन है, ये बाद में आते हैं। और नाउन बता दिया कि नाउन किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है, नेम ऑफ एनीथिंग, एंड प्रोनाउन वो है जो कि नाउन को रिप्लेस करे। आई होप कि अब ये चीज़ें हमारी क्लियर हैं। अब हम इजीली जो है वो अपना स्ट्रक्चर की जानिब बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा कि प्रपोजिशन आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा ऑफ द प्रपोजिशन। जैसे कि अब देखें, अगर हमने टाइम, अब लेट्स सी कि अब आपने टाइम का देखना है, तो अब इसके लिए हमने पढ़ा कि वर्ड इस्तेमाल होंगे या तो बिफोर या फिर ड्यूरिंग। देखिए बिफोर मतलब पहले। अब आप गौर करेंगे जब हम पहले ही बात कर रहे हैं तो मतलब हम इस तरह से भी, तो देखिए टाइम ज़रूरी नहीं है कि 10 o'clock 9 o'clock जिसमें हम नंबर्स को देखते हैं वही हमारा जो है वो वही टाइम होगा। जब हमने किसी चीज़ का टाइम मतलब कि बताना है कि हमने उस काम को कब करना है, तो इट मीन्स कि हम टाइम का बता रहे हैं उसमें भी। तो वी शुड डिस्कस द प्लान बिफोर द मीटिंग। हमें मीटिंग से पहले प्लान को डिस्कस करना चाहिए। हमें 10 बजे प्लान को डिस्कस करना चाहिए, हमें 9 बजे प्लान को डिस्कस करना चाहिए। गौर करें कि हम इसमें बता रहे हैं कि हमने इसको कब करना है, इस तरह से हम टाइम दे रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हम टाइम का बता रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब दरमियान। ये भी गौर करें, शी लाइक्स टू ट्रैवल ड्यूरिंग द समर। शी लाइक्स टू ट्रैवल ड्यूरिंग द समर, के समर के दौरान वो ट्रैवल करना पसंद करती है। अगेन एक टाइम बताया है कि कब वो काम को करना पसंद करती है। नेक्स्ट अब है लोकेशन। लोकेशन मतलब उस चीज़ की जगह क्या है, इन में है या ऑन में है। दे हैड ए पिकनिक इन द पार्क, के पार्क में जो है उनकी पिकनिक का बताया गया है। अब है ऑन। द कीज़ आर ऑन द टेबल, के जो कीज़ हैं, चाबियां हैं, वो टेबल के ऊपर हैं। अब गौर करें कि हमने यहाँ पे चीज़ का बताया कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि सिमत, किसी चीज़ की डायरेक्शन कहाँ को है। ही वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर में चला गया। अब यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया बताने के लिए कि वो किस जानिब गया, वो स्टोर की जानिब गया। टुवर्ड्स, दे वॉक्ड टुवर्ड्स द माउंटेन, वो वॉक उन्होंने की, कहाँ की, टुवर्ड्स द माउंटेन की। डायरेक्शन देखें आप, ये आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि अगर हमने डायरेक्शन की बात करनी है तो हमने टू और टुवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, हमने लोकेशन की बात करनी है हमने इन और ऑन का इस्तेमाल करना है, जबकि हमने अगर टाइम की बात करनी है तो उसके लिए बिफोर और ड्यूरिंग का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है कॉज। अच्छा, आप इसमें गौर करें कि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहले प्रपोजिशन आएगी, बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो अब गौर करें, देखिए स्टोर नेम है, नाउन है, बाद में आया प्रपोजिशन से। टू वॉक्ड यानी कि नो, यहाँ से टुवर्ड्स देखिए प्रपोजिशन आ गई, और माउंटेन जो है पहाड़, और ये नाम है, और ये भी देखिए बाद में आ गया। ठीक है जी। अब है कॉज। अब कॉज वजह क्या है, इसके लिए वर्ड यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू देखें वजह ही बन रही है। द गेम वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द रेन। रेन यानी कि यहाँ पे वजह बनी है गेम के पोस्टपोन होने की। ड्यू टू ये भी देखें वजह है। ही वॉज एब्सेंट ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी की वजह से वो गैर हाजिर था। अल्फाज का थोड़ा सा जो है वो चेंज ज़रूर है, लेकिन उनकी जो आप ये देखें कि जो उनका यूज़ है वो तो सेम है। देखिए रीज़न बताई गई है कि काम दोनों में जो है वो नहीं हुए, रीज़न किसी की वजह से। मैनर की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैनर क्या है। मैनर मीन्स हाउ समथिंग हैपन्स, इन व्हाट वे एन एक्शन इज़ डन।
मैनर बेसिकली ये है कि किस तरह से कोई चीज़ हुई है और किस तरह से वो एक्शन परफॉर्म हुआ, ये है मैनर। अब गौर करें, देखें, विद अ स्माइल मतलब मुस्कुराहट के साथ। शी ग्रीटेड हिम विद अ स्माइल, वो उसके साथ जो है मुस्कुराहट से मिली, मुस्कुराहट के साथ मिली। काम कैसे हुआ, स्माइल के साथ हुआ, ये एक्शन कैसे हुआ, ये स्माइल के साथ हुआ। नेक्स्ट है बाय हैंड, द इन्विटेशन वाज डिलीवर्ड बाय हैंड, इन्विटेशन जो दावतनामा था वो बाय हैंड डिलीवर किया गया। देखिए यहाँ पे एक्शन बताएगा, काम कैसे हुआ, ये बाय हैंड हुआ, या स्माइल के साथ हुआ। और एक और हम प्रपोजिशन पढ़ लेते हैं कि जब हमने किसी चीज़ की कंडीशन बतानी हो, जैसे इन केस ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, अगर हमने अब मसलन देखें इन केस ऑफ फायर, कि अगर ऐसे सूरत हाल हो कि फ़ायर की, आग की, यूज़ द इमरजेंसी एग्जिस्ट। अब यहाँ पे भी देखें एग्ज़िट की बात की गई कि अगर इमरजेंसी का हमें जब करना पड़े तो हमें उसका इस्तेमाल करें जब सूरत हाल फ़ायर की हो, आग की लगी हो। इन द इवेंट ऑफ है, इन द इवेंट ऑफ एन एमरजेंसी कॉल 1122। अब देखें सूरत हाल बताएगी है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो ये करें, इस तरह की सूरत हाल हो तो ये करें। तो हमने प्रपोजिशन को पढ़ा जिसमें कंडीशन, मैनर, कॉज, डायरेक्शन, लोकेशन एंड टाइम। इसमें अब आपने वर्ड्स याद रखने हैं कि जब आपको लगे कि आपने टाइम बताना है तो वो अल्फाज, जब कंडीशन बतानी है तो वो वाले वर्ड। नेक्स्ट है यूजेज इन सेंटेंसेस, एडजेक्टिव फ्रेज। These prepositional phrases describes noun। देखिए जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये नाउन को डिस्क्राइब करती है। कैसे? द बुक ऑन द शेल्फ इज़ इंटरेस्टिंग। अब इसमें गौर करें, हमने देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज़ की खूबी या ख़ामी, और वो किस चीज़ की होती है खूबी या ख़ामी, वो हमेशा नाउन की हम उसकी बताते हैं। जैसे अब गौर करें कि यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि डिस्क्राइब नाउन, के जो प्रपोजिशनल आपकी फ्रेज़ होगी वो आपके नाउन को डिस्क्राइब करेगी। अब यहाँ पे गौर करें, द बुक ऑन द शेल्फ इज़ इंटरेस्टिंग। अब इसमें क्या जो है वो नाउन है, बुक जो है हमारी वो नाउन है। अब बुक के बारे में क्या बताया गया है कि बुक जो है वो शेल्फ पे वो इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वी हैव द बॉय विद द रेड हैट इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पे जो है वो बॉय की बात की गई है और ये नाउन है। अब इसके बारे में क्या बात की गई है कि विद द रेड हैट, ठीक है, कि विद द रेड हैट इज़ माई ब्रदर। अब इसमें जो है वो हम प्रपोजिशन के देख सकते हैं कि हम नाउन को फ़ौरन से बताया गया है कि बुक जो है वो शेल्फ पे और जो बॉय है वो क्या है, वो जो है ब्रदर है रेड हैट में। अब एडवर्ब फ्रेज़ है। अब इसमें क्या है कि दीज प्रपोजिशनल फ्रेजेस डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। जो एडजेक्टिव फ्रेज़ थी वो सिर्फ़ और सिर्फ जो थी वो नाउन को डिस्क्राइब कर रही थी, जबकि जो हमारी एडवर्ब है वो हमारे वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगी और वो हमारे एडवर्ब को भी करेगी। देखिए वर्ब यानी कि कोई भी काम, यानी कि उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सारे जो हैं ये काम हैं। और एडजेक्टिव किसी चीज़ की खूबी या खामी, और एडवर्ब हमें बताता है कि काम कैसे हुआ। शी सैंग विद जॉय। अब देखें यहाँ पे उसने काम क्या किया, उसने सैंग, गाना गाया, लेकिन किस तरह से गाया, विद जॉय, उसने जो है वो खुशी के साथ गाया। एडवर्ब अगेन कि हमें काम के बारे में बताता है। अब यहाँ पे देखें ये हमारा जो हमें वर्ब थी हमारी सैंग और वो आ गया विद जॉय। ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल। अब इसमें देखें जो एडवर्ब था वो क्या था, अराइव्ड, वो पहुँचा स्कूल, कब पहुँचा, आफ्टर, अराइव्ड पहुँचा आफ्टर स्कूल। अब आप गौर करें कि यहाँ पे हमारा जो एडवर्ब है ये इस्तेमाल हुआ है और हमने ये पढ़ा कि हमारी जो प्रपोजिशनल फ्रेज़ होगी ये हमें वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को जो है वो डिफ़ाइन करेगी। ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हम कॉमन एरर्स को पढ़ लेते हैं ताकि मज़ीद हमारी जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। मिसप्लेस्ड प्रपोजिशनल फ्रेजेस। अब इसका मिसप्लेस जो किया जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज़ का वो क्या है कि इंश्योर द प्रपोजिशनल फ्रेज शुड बी क्वाइट क्लोज टू द वर्ड इट मॉडिफाइज टू अवॉइड कन्फ्यूजन, के इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपका प्रपोजिशनल फ्रेज़ है वो क्लोज होना चाहिए उस वर्ड के जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। यानी कि जब हमने प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है तो जिस वर्ड के बारे में हमने बताना है तो हमने उसको बिल्कुल क्लोज रखना है, दूर नहीं करना। अब इसमें एग्जांपल्स देख लें कि जैसे कि शी फाउंड द बुक
इन द पार्क दैट आई हैड लॉस्ट। अब ये इनकरेक्ट वे है, जबकि इसका करेक्ट वे क्या है, शी फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इन द पार्क। अब इसमें गौर करें कि क्यों ये करेक्ट और क्यों इनकरेक्ट है। हमने पढ़ा कि जो नाउन है या मतलब जिसको वो मॉडिफाई करेगा उसके फ़ौरन बाद जो है वो आ जानी चाहिए, प्रपोजिशन फ्रेज़ आ जानी चाहिए, बल्कि वो दूर ना हो। अब यहाँ पर देखें बुक ये था, फिर आया इन द पार्क दैट आई हैड लॉस्ट। अब ये जो एक रीज़न बताई गई थी, जो काम किस तरह से हुआ था, वो लॉस्ट हो गई थी, वो बिल्कुल वो दूर जाके बताया गया, जबकि जो बुक के बारे में उसकी क्या थी, बात की थी कि वो गुम गई थी, दैट आई हैड लॉस्ट। तो ये बिल्कुल उसके साथ आना चाहिए, उसके करीब आना। ओवरयूज, अवॉइड ओवरलोडिंग सेंटेंसेस विद टू मैनी प्रपोजिशनल फ्रेजेस एज इट कैन मेक द सेंटेंस कम्बरसम। यानी कि जो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है कि बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस और बहुत ज़्यादा प्रपोजिशनल फ्रेजेस का हम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सेंटेंस को जो है वो क्या बना देता है। अब ये देखें यहाँ पे जो हमने वर्ड पढ़ा था कम्बरसम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह से जो कि बहुत ज़्यादा हैवी, डिफ़िकल्ट हो और कॉम्प्लिकेटेड हो हैंडल करने के लिए। तो मतलब कि कम्बरसम का इस्तेमाल तब इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देना है। जैसे देखें, ही वेंट टू द स्टोर ऑन द कॉर्नर नियर द पार्क विद द बिग फाउंटेन। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। जैसे अब गौर करें, इसमें विद द ये मैनर बताया गया है, फिर उसके बाद में ऑन का इस्तेमाल किया गया है, टू का इस्तेमाल किया गया है, इसमें बहुत सारी प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया गया जो कि इसको मुश्किल बना रहा है। जबकि इसका इम्प्रूव किस तरह से था, ही वेंट टू द स्टोर नियर द पार्क विद द बिग फाउंटेन। अब सिंपल सी बात है कि वो स्टोर में गया, अब कहाँ गया, नियर द पार्क, जो पार्क के करीब है। हमने पढ़ा कि वो नाउन को जो है बताता है। अब तो देखें नाउन क्या था, स्टोर, और फ़ौरन से क्या आ गया, नियर द पार्क और विद द बिग फाउंटेन। ये बिल्कुल इम्प्रूव में है और बिल्कुल हमें बता दिया करीब प्रपोजिशन किस तरह से उसकी इस्तेमाल की गई है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द प्रपोजिशनल फ्रेज, देन राइट वेदर इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडवर्ब फ्रेज। हमने ये सेंटेंस को रीड करना है और इसमें जो भी प्रपोजिशनल फ्रेज बताई गई है उसको अंडरलाइन करना है और ये भी बताना है कि जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है या फिर वो एडवर्ब फ्रेज है। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है वो बताएगा टेल्स विच वन, यानी कि कौन सा, जबकि एडवर्ब फ्रेज़ बताएगा हाउ, कब, कहाँ, कैसे वो काम हुआ। तो अब इसको माइंड में रखिएगा। चलिए अब कोशिश करते हैं जो तो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की। द बुक ऑन द शेल्फ इज़ माइन। हमने पढ़ा था कि जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, जबकि एडवर्ब फ्रेज़ हमारा वर्ब को, एडवर्ब को, काम को या कोई चीज़ किस तरह से हुई उसको डिफ़ाइन करेगा। अब यहाँ पे गौर करें कि जो बुक है वो नाउन है और हमें नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ऑन द शेल्फ। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे जो ऑन द शेल्फ है इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन कि ये आपका है प्रपोजिशनल फ्रेज़, राइट। बुक को कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको बताया है हाईलाइट करके आपका, लेकिन जो प्रपोजिशनल फ्रेज़ है ये ऑन द शेल्फ आएगा। अब ये है क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज़। ठीक है, मैं लिखने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अब इसको चलिए इससे समझ लीजिएगा कि ये जो है वो आपका आ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज़। ठीक है, नेक्स्ट है शी रिसाइटेड विद ग्रेस। अब देखें रिसाइटेड, उसने पढ़ा, कैसे पढ़ा, ग्रेस के साथ पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा कि हमें जब ये बताया जाए कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, वो एडवर्ब है। अब देखिए उसने रिसाइट किया, लेकिन कैसे किया, उसने विद ग्रेस किया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो एडवर्ब है। इसको मैं लिख देती हूँ, अब ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। चलो ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है दे ट्रैवल टू द माउंटेन्स। उन्होंने ट्रैवल किया, लेकिन कहाँ किया, माउंटेन्स में किया। देखें काम हुआ ना, यानी कि ट्रैवल उन्होंने काम किया, लेकिन कहाँ किया, माउंटेन्स में किया, तो इसका मतलब है टू द माउंटेन्स। लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसलिए बोलती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। ये हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज़ था, लेकिन ये कौन सा था, ये एडवर्ब फ्रेज़ है, क्योंकि हमें बताया गया है काम कहाँ हुआ। द कैट अंडर द टेबल इज़ स्लीपिंग, कि जो कैट है वो कहाँ सो रही है, वो अंडर द टेबल। अब गौर करें कि यहाँ पे जो कैट है ये नाउन है और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये अंडर द टेबल है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा। ठीक है,
ये एडवर्ब नहीं होगा क्योंकि कैट ने कोई काम तो नहीं मतलब किया, वो अंडर द टेबल है अभी जो बिल्कुल उसके हमारे करीब जो आया नाउन के। ही अराइव्ड, वो पहुंचा, लेकिन अब वो कैसे पहुंचा? आफ्टर डिनर, वो डिनर के बाद पहुंचा। देखें वो काम हुआ है ना, तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा। द पेंटिंग, आप देखिए पेंटिंग यहाँ पे क्या है? नाउन है और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? ऑन द वॉल इज़ ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एक चीज़ और माइंड में रखें कि जब आपको लगे ना कि जो है वो वर्ब है, यानी कि जैसे अब गौर करें कि ईडी वर्ब है, तो जब वर्ब आता है वो काम और हमें एडवर्ब वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है, तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि जब वर्ब की बात हो रही है, वर्ब आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ब आएगा, क्योंकि एडवर्ब बताता है काम किस तरह से हुआ। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये है जी, यूज़ द गिवन प्रपोजिशनल फ्रेज टू क्रिएट योर ऑन सेंटेंसेस। हमने जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करना है और इन सेंटेंसेस को बनाना है। देखें द फर्स्ट वन था इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में। आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, हमने बता दिया कि वॉक के लिए जो है वो मैं जाता हूँ या जाती हूँ कहाँ? इन द मॉर्निंग, सुबह। नेक्स्ट था अंडर द बेड, द कैट इज़ हाइडिंग, कि जो कैट है वो अब देखें नाउन के फ़ौरन के बाद आ गया कि इज़ हाइडिंग, वो छुप रही है अंडर द बेड। विद द स्माइल है, शी वेलकम द गेस्ट विद द स्माइल, उसने जो है वो गेस्ट का किस तरह से वेलकम किया? स्माइल के साथ। आफ्टर द गेम, गेम के बाद। वी रेस्टेड आफ्टर द गेम, हमने गेम के बाद रेस्ट किया। ऑन द रूफ, द बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट ऑन द रूफ। अब यहाँ पे गौर करें कि मैंने क्योंकि लास्ट आपको जो है वो ये बहुत डिटेल में समझा दिए थे, इसलिए भी थोड़ा सा हमने जल्दी किया, लेकिन आप गौर करें ये सारी प्रपोजिशनल फ्रेजेस थी जो कि हमने इस्तेमाल की, और बस उनके पहले हमने जो है वो क्या कर लिया, उसको एक्शन को देखते हुए हमने आगे उन चीज़ों को जो है वो एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें हमें एक जो है ये नज़्म दी गई है जो कि लास्ट 6 लाइंस हैं। तौफीक रफ़त जो हैं उनकी नज़्म। अराइवल ऑफ द मानसून, के जो मानसून है उसकी आमद, अराइवल। अलाइव, अलाइव ज़िंदा ज़िंदा। एवरीथिंग इज़ अलाइव अगेन, कि हर चीज़ दोबारा ज़िंदा हो गई। सेवर द रेन्स कूलनेस, जो रेन है बारिश है उसकी ठंडक, उसको महसूस करो, जायके को महसूस करो। ऑन लिप्स, होंठों पे, एंड आइज़ और आँखों पर। हाउ मैडली, किस पागलपन से। द इलेक्ट्रिक वायर, बिजली की तारें। इस स्विंगिंग, झूलती हैं। फ्रॉम ब्राउन वाटर्स, बुरे पानी से। एजाइंग राउंड देयर हूव्स, के जो यहाँ पे जो हूव्स का वर्ड आया है ये अक्सर आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं उनके जो पाँव के नीचे एक बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट एक लगा होता है, उसको हूव्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भूरा पानी है वो जो है वो राउंड में घूमता है। एडाइंग का मतलब होता है घूमना, तो ये जो है वो घूमता है किसके गिर्द? हूव्स के गिर्द। यानी कि जो आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि एक जानवर अगर खड़ा है तो उसके जो पाँव हैं तो उनके इर्द गिर्द जो है ये पानी, भूरा पानी यहाँ पे मुराद है कि जब बारिश होती है, आप जस्ट इमेजिन करें कि बहुत ज़्यादा मडी एक प्लेस है, मट्टी है वहाँ पर, और जब पानी वहाँ पे होगा तो ब्राउन वो एक जो है वो शेप अपनी ले लेगा, इख्तियार कर लेगा। तो वो जो पानी, भूरा पानी, कीचड़ वाला पानी है, वो फिर जानवर के जो हूव्स हैं, उनके जो बेसिकली खच्चर जो हैं, उनके इर्द गिर्द घूमता है। द ड्रेंच ट्रीज, भीगे हुए दरख्त। राइज, उठते हैं। एंड शेक, और झटकते हैं। देमसेल्व्स, खुद को। भीगे हुए दरख्त उठते हैं और ख़ुद को जो है वो झटकते हैं। एंड समर एंड्स, और फिर जो समर है, मौसम गर्मा है, वो ख़त्म होता है। इन अ फ्लरी ऑफ ड्रॉप्स, तेज़ पानी के जो कतरे गिरते हैं उनमें। तो ये एक तरह से ये ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली आपको ये एक जो पोएम दी गई जिसमें आपने इसको फ़्लो में पढ़ना है, अपनी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट थ्रू ओरल डिस्कशन। आपने इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ओरली डिस्कशन करनी है, उस पर रिस्पॉन्स देना है। अब इसमें है कि टीचर के लिए एक एक्टिविटी है कि टीचर शुड डू द मॉडल रेसिटेशन, उन्हें ये एक मॉडल एक रेसिटेशन का जो है वो करना चाहिए। इनकरेज 2 to 3 स्टूडेंट्स टू डू द रेसिटेशन, और एटलीस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो इसको पढ़ें। डिवाइड द क्लास इंटू स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्कस द स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और
और आपने क्लास को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड करना है और उनको ये इनकरेज करना है कि वो इन क्वेश्चन के आंसर दें। और उसमें जो फर्स्ट होगा, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द स्टेंजा, कि जो स्टेंजा है उसका मेन आइडिया क्या है, एंड व्हाट स्पॉटिंग डिटेल्स और इमेजरी हैव बीन यूज्ड, इसमें कौन सी स्पॉटिंग डिटेल्स और इमेजरी जो है वो यूज्ड हुई है। प्रेजेंट योर ग्रुप्स फाइंडिंग टू द क्लास, और जो उन्होंने फाइंडिंग की होगी वो क्लास को प्रेजेंट करनी है। अब इमेजरी यानी कि इमेजिन करना है। जैसे बेसिकली कि अगर मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट्स सी कि जब यहाँ पे मैंने ये हूफ्स का आपको बताया कि एक इमेजिन करें कि जानवर जो है वो खड़ा है, इर्द गिर्द उसके पाँव के इर्द गिर्द वो पानी ब्राउन वाटर जो है वो जमा हो गया, तो फ़ौरन आपने उस चीज़ को इमेजिन किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है वो फिर पार्टिसिपेट करेंगे होल क्लास डिस्कशन में। तो ये बेसिकली एक टीचर्स के लिए एक्टिविटी है जो कि बच्चों के साथ वो क्लास में करेंगे। नेक्स्ट राइटिंग स्किल है पैराफ्रेजिंग। क्या होता है? पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व्स रीराइटिंग अ पोएट्स एक्सप्रेशंस और आइडियाज़ इन वंस ऑन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल मीनिंग्स। पैराफ्रेजिंग में दोबारा से जो भी पोइट ने लिखा होता है हम उसको रीराइट करते हैं, दोबारा अपने आसान अल्फाज में लिखते हैं, लेकिन हम उसका ओरिजिनल जो मीनिंग है उसको हम चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी हमने ये वाली नज़्म पढ़ी, ठीक है, अब इसमें अगर मैं भी आपसे कहूँ कि मुझे भी इसमें क्या एक समझ आए या आपको अभी क्या होगा, तो आप मुझे फ़ौरन बताएंगे कि हमने इसमें भी ये पढ़ा है कि बारिश का जिक्र हुआ है कि बारिश को जो है वो होंठों पे उसका, आँखों पे उसके जायके को, उसकी ठंडों को महसूस करें। और जब बारिश होती है तो जो पानी है वो जो जानवर के जो पाँव, जो उनके खच्चर जिसे कहते हैं, उनके इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है। और जब तेज़ एक तरह से बारिश आती है और मौसम में जो है वो गर्मा जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो आप अपने अल्फाज में देखिए हमने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन हमने उसकी ओरिजिनल जो एक थॉट थी हमने उसको चेंज नहीं किया। तो बेसिकली पैराफ्रेजिंग यही है कि हम ओरिजिनल चीज़ को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं, मगर उसका ओरिजिनल जो एक मीनिंग है हम उसको चेंज नहीं करते। ईच स्टैंजा शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोज from while maintaining the same length, as the goal is to rephrase without adding unnecessary details। हर स्टैंजा को जो है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए प्रोज में। प्रोज क्या है? इज़ नॉर्मल राइटिंग और स्पीच है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल एक राइटिंग और स्पीच है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम मेंटेन रखते हैं उसकी जो भी लिखा हुआ है ना उसकी सेम लेंथ को हम मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है? उसको रिफ्रेज करना, आसान अल्फाज में बयान करना, बग़ैर उसमें अननेसेसरी गैर ज़रूरी डिटेल्स को ऐड करना है। ठीक है, ये इसका मकसद नहीं होता। दिस टेक्निक हेल्प्स टू इंश्योर कंप्रीहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल। ये जो टेक्निक है हेल्प करती है इस बात को यकीनी बनाने में, कंप्रीहेंशन को, और जो रिटेंशन है, रिटेंशन का मतलब है कीपिंग समथिंग और रिमेंबरिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि इसका मकसद ये होता है कि इस चीज़ को यकीनी बनाना कि हम जो ओरिजिनल मटेरियल है उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखें। देखिए मैं आपको बार बार इसी की एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा। देखिए अगर मैं भी आपसे कहूँ तो ये मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो हमें लाइन बाय लाइन अभी ये एग्जैक्ट वर्डिंग याद है, मगर उसमें जो बेसिकली जो बात की गई है हमें वो अभी मेमोराइज है। तो यही पैराफ्रेजिंग है कि लिखे हुए को हम आसान अल्फाज में, आसान जो है वो ज़ुबान में एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम उसकी रिटेंशन यानी कि लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को याद रखें। मिसाल के तौर पर देखें, ये जो हमने हमने ये स्टैंजा पॉइंट में रीड किया था, हमें दोबारा से यही उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है। अब उसको पैराफ्रेज देखें कैसे किया है। यहाँ पे ये स्टैंजा था, जैसे कि ये हम जो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा, अब इसी को उन्होंने पैराफ्रेज किया, मतलब आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है कि इन दिस स्टैंजा द स्पीकर डिस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ बीइंग अलोन, कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ क्लाउड ड्रिफ्टिंग हाई अबव वैलीज एंड हिल्स, while wandering he suddenly encounters a large group of golden daffodils। इस स्टैंजा में जो स्पीकर है वो ये डिस्क्राइब करता है अपनी फीलिंग्स को, अकेले जो है वो अकेला था तो उस फीलिंग को वो एक्सप्लेन करता है और कंपेयर करता है ख़ुद को एक बादल के साथ जो बिल्कुल आवारा ऊपर वादियों में, पहाड़ी चोटियों में जो है वो घूमता है आहिस्ता आहिस्ता उधर
लेकिन वो वाइल वेंडरिंग घूमते हुए वो फ़ौरन से जो है इनकाउंटर करता है बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स का, और घूमते हुए फिरते हुए वो अचानक एक बहुत बड़े सुनहरी गोल्डन डैफोडिल्स नरगिस आबी के फूल जो हैं उनका उससे उससे सामना होता है। दीज फ्लावर्स आर ग्रोइंग नियर अ लेक एंड अंडर द ट्रीज। ये जो फ्लावर्स थे वो बढ़ रहे थे झील के किनारे और दरख्त के नीचे, मूविंग ग्रेसफुली एंड जॉयफुली इन द ब्रीज, और मूव कर रहे थे बहुत ग्रेसफुली, बहुत खुशी के साथ ठंडी हवा में। देखिए ये आसान अल्फाज में उसको एक्सप्लेन किया, तो ये था पैराफ्रेजिंग। उसके बरक्स जो स्टैंजा था, ये देखिए, फ्लोट हाई ओवर वेल्स। अब इसी लाइन को आप देख लें, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब ये जो था कि बादल का बताया था कि जो बादल जो है वो चोटी के ऊपर, वादियों के ऊपर जो है वो घूमता है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। आप इस लाइन को देखें कितनी टफ थी, और इसी के बरक्स जो ये यहाँ पे लाइन देखें कि क्लाउड के साथ जो कि अबव वैलीज एंड हिल्स में जाता है। तो ये आई होप कि आपको पैराफ्रेजिंग का मतलब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कि पैराफ्रेज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। अब ये हमें जो कहा गया है कि जो नज़्म थी उसका लास्ट स्टैंजा हमने पैराफ्रेज करना है। री राइट द स्टैंजा यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। और हमने क्या करना है कि इसका जो है वो दोबारा से स्टैंजा जो राइट हम करेंगे वो लैंग्वेज उसकी सिंपल होनी चाहिए और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी। अब इंश्योर दैट द पैराफ्रेज कन्वेज द सेम मैसेज एज डज द ओरिजिनल स्टैंजा। तो अब जो हमें बात कही गई है वो ये कही गई है कि आप इस बात को भी यकीनी बनाना है कि जो पैराफ्रेज आप करेंगे वो बिल्कुल सेम मैसेज कन्वे करेगा ओरिजिनल स्टैंजा से। तो नंबर 1 कि हमने लास्ट स्टैंजा को पैराफ्रेज करना है, नंबर 2 कि हमने उसमें जो मेन आइडियाज़ थे और जो थीम्स थे हमने वो भी बताने हैं, और जो स्टैंजा हम राइट करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और ओरिजिनल स्टैंजा से हटके हरगिज़ नहीं होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई। हमने ये देखें, पहले मैं लास्ट स्टैंजा आई थिंक आपको दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए जो है वो इजी हो जाए। हम एक दफ़ा दोबारा से उसको रिकॉल कर लेते हैं। सो लास्ट स्टैंजा, यस हियर वी कैन रीड इट। ओके, अभी देखिए क्या था। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड दे फ्लैश अपन दैट इनवर्ड आई which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। ये हमारे पास स्टैंजा है। अब इसको हमने आसान वर्डिंग में जो है वो पैराफ्रेज करना है। तो व्हेन आई लाई डाउन ऑन माई काउच, कि जब मैं अपने काउच के ऊपर लेटता हूँ, आइदर रिलैक्स्ड और थॉटफुल, या तो बहुत रिलैक्स भी हूँ या थॉटफुल या सोचों में डूबा हुआ भी हूँ, द इमेज ऑफ द डैफोडिल सडनली अपीयर्स इन माई माइंड। तो जो नरगिस आबे के फूल की इमेज है वो अचानक मेरे माइंड में आ जाती है। दिस मेमोरी मेक्स मी फील हैप्पी। तो ये जो मेमोरी है मुझे ये हैप्पी करती है, खुश करती है। व्हेन आई एम अलोन, कि जब मैं अकेला होता हूँ। देन माई हार्ट फील्स, तो मेरा जो दिल है वो खुशी से भर जाता है, विद जॉय, खुशी के साथ, एंड फील एज इफ़ इट इज़ डांसिंग विद द डैफोडिल्स। तो इस तरह से फील होता है कि मैं भी डैफोडिल के साथ जो है वो रक्स कर रहा हूँ। तो ये हमने जो है इसको अच्छे तरीके के साथ इसकी पैराफ्रेजिंग कर ली है। नेक्स्ट अब हमें ये भी कहा गया था कि आपने जो है वो इसके थीम जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। तो मैं ये थीम थोड़े से आपको इसमें बोल के बता देती हूँ। देखिए मेन हमें इसमें मिला है मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन का थीम मिला है। नेक्स्ट हमें जो मिला है थीम इसमें मिला है, देखिए थीम का मतलब मेन आइडिया। तो नंबर 2 पे जो हमें मिला है वो मिला है जॉय एंड इंस्पिरेशन। हमने इसमें पढ़ा कनेक्शन विद नेचर के। समरी राइटिंग है। अब इसमें हमारे पास अ समरी इज़ अ कंसाइज वर्जन ऑफ एन ओरल। अच्छा, समरी जो होती है वो एक तरह से बिल्कुल कंसाइज वर्जन होता है लिखे हुए का। विजुअल भी हो सकता है, रिटन टेक्स्ट भी हो सकता है। बिलो हैव बीन गिवन फॉर बेसिक स्टेप्स टू प्रिपेयर अ समरी, प्रोवाइडिंग अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ समरी राइटिंग। अब समरी किस तरह से लिखी जाती है इसके लिए हमें स्टेप्स दिए गए हैं। नंबर 1 है रीडिंग। To write a good summary through reading and understanding of the original text are essential. Pay attention to the main ideas, themes and significant detail। एक अच्छी समरी लिखने के लिए ज़रूरी है कि लिखे हुए की आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छे से आपने उसके जो मेन आइडिया है, उसका जो थीम है और जितनी उनकी ज़रूरी डिटेल है उस पर आपने फोकस करना है। नंबर 2 है आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग जो है उसमें क्या है कि मेकिंग नोट्स दैट मे हेल्प इन कंपोजिंग अ समरी। Focus on noting the author's purpose, the main topic, sentence, key spotting details and the central idea of the text। आउटलाइन में हमने क्या करना है
हमने नोट्स बनाने हैं, यानी कि जब हम समरी को कंपोज कर रहे हों, लिख रहे हों, तो हमने जो भी ऑथर ने का मकसद था लिखा, जो ऑथर लिखने वाला है यानी कि जिसने नज़म लिखी है, जो शायर है, उस राइटर है जो उसने जो भी पर्पस डिफ़ाइन किया, उसके जो भी मेन टॉपिक के जो भी सेंटेंस थे, उसकी कोई मेन जो है वो स्पॉटिंग डिटेल्स थी, हम या सेंट्रल आइडिया था, मेन आइडिया था, हम उसको लिख लें। नंबर 3 पे आता है ड्राफ्टिंग। बिगिन ड्राफ्टिंग द समरी by combining your notes into coherent sentence and paragraphs. Ensure the summary is brief and covers only the essential points without personal opinion or unnecessary details. ड्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे कि जितने हमने पॉइंट्स नोट किए हुए थे, हम उन सबको कंबाइन करके सेंटेंस बनाएंगे और पैराग्राफ बनाएंगे, और इस बात की यकीनी बनाना है कि समरी जो है वो छोटी हो और तमाम वो जो पॉइंट है उनको कवर करे बग़ैर हमारे पर्सनल ओपिनियन के और गैर ज़रूरी डिटेल के। और रिव्यू में आएगा कि रिव्यू योर समरी टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, चेक फॉर एनी ओमिटेड की पॉइंट्स एंड रिफाइन द लैंग्वेज फॉर क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। हमने लास्ट का स्टेप ये करना है कि रिव्यू करना है कि जो हमने लिखा हुआ है उसको रिव्यू करना है कि क्या ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है, और हमने इसमें ये भी देखना है कि इसमें जो है वो कोई भी किसी किस्म की जो है वो गलती यानी कि ओमिटेड कि हमने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी, इसको भी हमने इसमें जो है वो चेक करना है। अब नेक्स्ट हमें ये कहा गया है कि राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स, इंक्लूड द मेन आइडिया, की imagery and the emotional impact of the scene on the poet. Focus on conveying the essence of the poem without including पर्सनल ओपिनियन और इंटरप्रिटेशंस। हमने इसमें एक समरी को राइट करना है वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है डैफोडिल्स। इसमें हमने मेन आइडिया की इमेजरी और इमोशनल जो इम्पैक्ट सीन का था पोइट के ऊपर हमने वो भी मेंशन करना है, लेकिन हमने फोकस किस चीज़ पे रखना है कि हम जो मेन पोएम का जो एक मकसद है उसको हम कन्वे करें बग़ैर उसमें क्या है हमने अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देने। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये जी आपके पास आ गई है समरी। The poem describes how the poet William Wordsworth was walking alone when he saw a large number of golden daffodils beside a lake। जो नज़्म है ये बयान करती है कि किस तरह से एक शायर विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो वॉक कर रहे थे अकेले, जब उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में सुनहरे आबी के जो फूल हैं डैफोडिल्स के, नरगिस के, उनको झील के किनारे देखा। द फ्लावर्स वर मूविंग इन द ब्रीज, जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो ठंडी हवा में मूव कर रहे थे, झूम रहे थे, हरकत कर रहे थे। एंड लुक्ड लाइवली एंड ब्यूटीफुल, और ख़ूबसूरत लग रहे थे। देयर कंटिन्यूस लाइन एंड शाइनिंग अपीयरेंस मेड अ स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज, उनकी जो एक मुसलसल लंबी जो कितार थी ना ख़त्म होने वाली, वो चमक रही थी, और उनकी जो अपीयरेंस थी, जो उनकी मौजूदगी थी, जो उनका नज़र आता था, जो उनका एक अपीयरेंस उनकी थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसका एक विजुअल उसकी इमेज थी, उसका इम्पैक्ट था। द पोइट फेल्ट हैप्पी एंड अमेज्ड एट द साइट, जो शायर था वो बहुत खुश हुआ और बहुत ज़्यादा हैरान हुआ इस मंज़र पर। बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उस लम्हे, ही डिड नॉट फुली रियलाइज, उस वक़्त उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज, कि किस कदर ख़ास है ये किस कदर ख़ास था ये। लेटर व्हेन ही लाइज अलाउन, लेकिन बाद में जब वो अकेले लेटे हुए थे, ये यानी कि लास्ट की हमें लाइन जो थी उन्हीं का बताया गया। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स कम बैक्स, तो जो डैफोडिल मेमोरी थी वो वापस आती है, कम्स बैक टू हिज माइंड, उनके माइंड में। दिस मेमोरी फिल्स हिज हार्ट, तो ये जो मेमोरी थी उनके दिल को भर देती है विद जॉय, खुशी के साथ। एंड मेक्स हिम, और उन्हें बनाती है फील एज इफ़ इज़ डांसिंग विद द फ्लावर्स, तो उन्हें ये महसूस करवाती है जैसे वो इन फ्लावर्स के साथ जो हैं वो डांसिंग कर रहे थे। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समरी और हर चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।